Hello student of MA 4th SEM, myself Dr. Hassan Banu, Assistant Professor, Department of Sociology, DAV PG College, BHU वाराणसी। पेपर कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडिया के थर्ड यूनिट ट्राइबल डेवलपमेंट, इट्स अप्रोचेस, मेजर्स एंड इट्स इम्पैक्ट। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। ट्राइबल डेवलपमेंट यानी जनजातीय विकास को समझने से पहले हम लोग समझ लें जनजातीय किसे कहते हैं। DN मजूमदार के शब्दों में देखा जाए तो जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है और जो अपने ही समूह में विवाह करता है। और जनजातियों का कहना चाहिए प्रत्येक समूह की अलग बोली है ना, दूसरे जनजातियों एवं जाति से सीमा बनाए रखते हैं और इनकी प्रथाएं अलग होती हैं, विचार अलग होते हैं और अपनी सांस्कृतिक कहना चाहिए संगठनों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग आंद्रे बेते की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जनजातीय जो है वो एक स्वावलंबी समूह है और जिसकी अलग राजनीतिक इकाई और भाषा की सीमा होती है। इसी तरह AR देसाई के अनुसार देखें तो जनजातीय जो है वो दूर दराज के इलाकों में जंगलों पहाड़ों में रहते हैं और सभ्य समाजों से आमतौर पर अलग थलग रहते हैं, यानी हमारे मेन स्ट्रीम से वो नहीं जुड़ते हैं। प्रत्येक जनजाति की अलग बोली होती है। आमतौर पर इनका धर्म जो है वो आत्मावादी होता है। आत्मावादी यानी कि भूत प्रेत का निश्चित स्थान होना। ठीक है, इस तरह से जनजातीय क्या है? जनजातीय वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व ही अस्तित्व में था और अब भी राज्य के बाहर है। तो जनजातीय वास्तव में कौन लोग हैं? भारत के वो आदिवासी के लिए स्थान इस्तेमाल होता है जनजातीय शब्द जो है वो एक वैधानिक पद माना गया है। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति पद का प्रयोग हुआ है और इसके लिए विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं। भारत में आदिवासी या जनजातियों की बात करें तो उनके जीवन जीने के विशिष्ट तरीके हैं, विशिष्ट संस्कृति है ना, और उन्हें राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल सीन पर एक अलग पहचान दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से देख लें तो इस समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम लोग शॉर्ट में देख लें। आदिम लक्षण होते हैं, प्रिमिटिव फीचर्स होते हैं, भौगोलिक अलगाव होता है। भौगोलिक इन लोग यानी ज्योग्राफिकल इन लोग आइसोलेशन में रहते हैं, एकदम अलग इनका रहन सहन होता है। विशिष्ट संस्कृति होती है, स्पेसिफिक कल्चर इनका होता है और बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं, बहुत ही संकोच करते हैं और ये फाइनेंशियली भी बैकवर्ड होते हैं, आर्थिक रूप से ये बिल्कुल भी बैकवर्ड होते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं जनजातीय विकास किसे कहते हैं या उसका आशय क्या है। जनजातियों की जो अधिकारहीनता है, जो उनकी परिस्थिति है, उसको सुधारने के लिए या उनकी उन्नति करने के लिए भारत के संविधान में कह ले या अनुसूचित जनजातियों के वैधानिक संरक्षण हेतु उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं ताकि उनकी सामाजिक जो निर्योग्यताएं हैं वो हटाई जा सकें। उनके सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। तो अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत में जनजातीय विकास की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, है ना, और स्वतंत्रता से पूर्व देखा जाए तो भारत में जनजातीय विकास के दो उपागम थे, अप्रोचेस थे। पहला क्या था? पृथक्करण और दूसरा था सातवीकरण यानी सेपरेशन एंड एसिमिलेशन। तो देखा जाए तो औपनिवेशिक काल में जनजातीय विकास के प्रति क्या था? ब्रिटिश शासन का जो रवैया था या दृष्टिकोण था वो पृथक्करण की नीति पर आधारित था। यानी जनजातियों को क्या किया था? समाज की मुख्य धारा से एकदम पृथक रखना था और उसके पीछे उनका दो रीज़न था रखने के पीछे। पहला ये था कि जनजातियों को अलग रखकर वो शासन करना उनके लिए आसान हो रहा था और दूसरा था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अगर जन असंतोष होता था तो ये बहुत बड़ा जन असंतोष यानी बहुत लार्ज स्केल पे लोग ना हो जाएं, तो इसलिए जनजातीय आबादी को उस आंदोलन में शामिल होकर और भी सशक्त बन सकते थे, इसलिए उन्होंने उनको सामान्य जनों से पृथक रखना ही ज़्यादा अच्छा समझा। और विभिन्न अवसरों पर विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध और विरोध के आधार पर वो जानते थे कि जनजातीय जो है उनकी शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको वो पृथक रखना चाहते थे। और पृथककरण के
पीछे दूसरा तर्क ये था कि जनजातियों को पृथक रखकर उन्हें बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सकता, ताकि उनकी परंपराएं, उनकी जीवन शैली है ना, उनकी विशिष्टता थी, अस्मिता थी, उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो पृथक्करण की नीति के अंतर्गत 1870 में भारत सरकार अधिनियम और 1874 में अनुसूचित जिला अधिनियम, 1990 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय बहुल कुछ क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र या अनुसूचित भूभाग के रूप में पृथक किया गया था। वेरियर एल्विन ने भी इस पृथक्करण नीति को बौद्धिक आधार पर बहुत ज़्यादा अच्छा माना। उनका ये मानना था कि जनजातियों के राष्ट्रीय उत्थान के रूप में उनको बाहरी दुनिया से पृथक रखकर उन पर नियंत्रण करना ही लाभकारी होगा। एल्विन जैसे मानव शास्त्री भी पृथक्करण की नीति के पक्षधर थे, इसलिए मानव शास्त्रियों के विरुद्ध भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जिसको कहते हैं कि बातें होने लगी थी। तो जनमत में ये धारणा और भी ज़्यादा कहना चाहिए प्रबल हो गई थी कि पृथक्करण की जो पॉलिसी है उसके आधार पर ब्रिटिश शासन जो है अपना आधिपत्य जमाने की साजिश कर रही है, और मानव शास्त्री जनजातियों के क्षेत्र को उन लोग एक अजायब घर बनाना चाह रहे हैं। दूसरा था सातवीकरण की नीति को स्वीकार करना, यानी सातवीकरण की नीति की मूल मान्यता यही थी कि जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्रों को पृथक रखकर व्यवहारिक दृष्टि से ना तो हम लोग उनको अलग रख पाएंगे और ना ही ये संभव है, इसलिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में आत्मसात कर लेना चाहिए, एसिमिलेशन कर लेना चाहिए। घुरिये ने भी अपने जनजातीय अध्ययन में पृथक्करण की नीति की आलोचना किया और कहा कि लगभग सभी जनजातीय समूह किसी न किसी रूप में हिंदू संस्कृति के संपर्क में आ गए हैं, केवल कुछ ही जनजातियां जो हैं इस संपर्क से अछूती हैं। तो इसलिए इनका भविष्य जो है पृथकता की बजाय अगर देखा जाए तो वृहद समाज में सातवीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, और इसके पिछड़ेपन की कहना चाहिए कि जो पृथकता है उसको दूर किया जा सकेगा। सातवीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्वतंत्रता से पूर्व देख लें या स्वतंत्रता के बाद देख लें तो भारत में बहुत प्रयास हुए हैं। इस प्रयास से क्या हुआ है, इस प्रयास जब हुआ तो इस प्रयास में विभिन्न समाज सुधारक जैसे महात्मा गांधी हुए, ए.वी. ठक्कर हुए, इन लोगों ने जनजातीय कल्याण के लिए बहुत प्रयास किए हैं, और बहुत सी ऐसी समाज सेवी संस्थाएं विशेष करके ईसाई मिशनरी के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक जागरूकता की दिशा में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य हुए। किंतु जनजातियों के धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया एवं अन्य आधारों पर ईसाई जो लोग थे उन्होंने जनजातियों और गैर ईसाई जनजातीय समूहों पर सातवीकरण का अलग अलग परिणाम उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जनजातीय समूह में विभेदीकरण आ गया। कहीं ना कहीं वो अपने को अलग समझने लगे, और इसके अतिरिक्त सातवीकरण की प्रक्रिया में गैर आदिवासी समूह जैसे साहूकार हुए, ठेकेदार हुए, जमींदार हुए, कोई बिचौलिया हुआ, इन लोगों ने जनजातियों का जबरदस्त शोषण किया, और इसके आधार पर सातवीकरण की प्रकृति जो थी वो कहीं ना कहीं आरोपित प्रक्रिया के रूप में दिखाई देने लगी, और इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई। इसी तरह डी.एन. मजूमदार ने जनजातीय समस्याओं के निराकरण के दो उपागम बताए हैं, दो अप्रोचेस बताए हैं। उन्होंने पहला बताया सुधारवादी उपागम यानी रिफॉर्म अप्रोच, और दूसरा है प्रशासकीय उपागम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। सुधारवादी उपागम क्या है, इसमें जनजातीय कल्याण और समाज सुधारकों के प्रयास के आधार पर किया गया है, जबकि प्रशासकीय उपागम क्या है, वो सरकारी एवं समाज सेवा अभिकरण के माध्यम से किया गया है। तो उन्होंने सुधारवादी उपागम की आलोचना करते हुए ये निष्कर्ष दिया कि इसमें जनजातियों के विश्वास, उनके रीति रिवाज को बदलने का दृष्टिकोण शामिल किया है, और ये दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि सुधारवादियों को स्वयं में सुधार करने की आवश्यकता है, यानी पहले वो खुद में सुधार करें फिर उनके सुधार की बात करें। इसी तरह प्रशासकीय उपागम की कमियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जनजातीय समस्याओं को के सभी क्षेत्रों में समान रूप से माना गया है, यानी उनकी भिन्नताएं, उनकी प्राथमिकताएं जो हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। इसी तरह एस.सी. दुबे ने जनजातीय समस्याओं के
प्रति 4 प्रमुख अप्रोचेस की चर्चा की है। पहला है समाज सेवा अभिगम यानी सोशल सर्विस एसेस, दूसरा है राजनीतिक अभिगम पॉलिटिकल अप्रोच, तीसरा है धार्मिक अभिगम रिलीजियस अप्रोच, और चौथा है मानव शास्त्रीय अभिगम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। तो उनकी दृष्टि में समाज सेवा क्या था, समाज सेवा अभिगम के अंतर्गत क्या था कि विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जो हैं उनके द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य हुए हैं, किंतु यह दृष्टिकोण इसलिए असफल रहा क्योंकि इसमें यह महसूस किया गया कि सुधार के जो विभिन्न प्रयास किए जा रहे थे वो जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक या कहना चाहिए उनके लिए किस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, ये नहीं देखा गया। इसी तरह राजनीतिक अभिगम के अंतर्गत क्या हुआ, ब्रिटिश काल में जनजातियों को पृथककरण की नीति के आधार पर विकसित किया गया था, जबकि स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो मुख्य धारा में उनके समन्वय पर बल दिया गया। फिर भी क्या था, क्षेत्रीय असमानता जो थी वो बनी हुई थी, और वो इस तरह से क्या हुआ, एथनिक एक कहना चाहिए कि आंदोलन के रूप में एथनिक नृजातीय आंदोलन को उभारा, इसी वजह से उभरा क्योंकि वो क्षेत्रीय असमानता उनके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थी। तो धार्मिक उपागम या धार्मिक अभिगम के अंतर्गत क्या हुआ, जनजातियों के धर्म परिवर्तन के माध्यम से उनके विकास का प्रयास किया गया, जबकि उन्हें उनके समुदाय धर्म जो है उनके समुदाय से पृथक नहीं हो सकता था। तो इस तरह से देखा जाए तो धर्मांतरण उनकी सामाजिक सुदृढ़ता को नष्ट कर रही थी। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मानव शास्त्रीय अभिगम। इसके अंतर्गत क्या हुआ, जनजातियों की संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया गया ताकि राष्ट्रीय हम लोग उनको मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर सकें। उनका प्रतिरोध करने के बजाय हम लोग उनका समर्थन, सहयोग और सहभागिता प्राप्त कर सकें। इसी तरह वॉल्टर फर्नांडिस ने भी यह निष्कर्ष दिया था कि आधुनिकीकरण और जनजातीय विकास में वे समस्त प्रयास हुए हैं जो उन्हें निर्धनता हुआ, विस्थापन हुआ या उनके नकारात्मक परिणामों की ओर अग्रसरित करते हैं, उसको परित्याग करके ऐसे विकल्प की तलाश करनी चाहिए जो उन्हें स्वावलंबी बना सके और उनके विकास को आगे बढ़ा सके। जनजातीय विकास के अब हम लोग बात करेंगे मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं। ड्राय बर्मन ने जनजातीय समस्याओं के प्रति जो है कई स्वरूप बताए हैं, जिसमें पहला है आवास को खोने की चुनौती यानी चैलेंज ऑफ लूजिंग हाउसिंग। कहीं ना कहीं उनको अपना घर, अपना जो आवास था, जो रहने का स्थान था, कहीं वो उनसे न छिन जाए। दूसरा था उत्पादन के स्रोतों पर नियंत्रण खोने की चुनौती यानी चैलेंज ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जो उनके उत्पादन के स्रोत थे, कहीं वो भी क्योंकि जंगलों में रहते थे, हो सकता है उनको जंगल से निकाल दिया जाए तो उनके लिए जो खाने का और रहने का जो प्रबंध था वो भी कहीं ना छिन जाए। तीसरा था मनुष्य, प्रकृति एवं समाज के सह संबंधों में परिवर्तन को आत्मसात करने की चुनौती, यानी कहीं ना कहीं एसिमिलेट द चैलेंज इन द रिलेशंस ऑफ मैन, नेचर एंड सोसाइटी, ये भी एक डर था। चौथा था विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक शक्तियों के संगठन की संतोषजनक व्यवस्था की तलाश। कहीं ना कहीं जितने भी स्टेजेस थे उसमें वो अपने को कहना चाहिए सेटिस्फैक्शन नहीं पा रहे थे किसी भी कम्युनिटी के साथ, तो इसलिए सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी पावर ऑफ वेरियस लेवल। और नेक्स्ट था जनजातीय पहचान एवं अस्मिता को सजोने एवं स्थापित करने का प्रयास। कहीं ना कहीं वो स्टोर कर रहे थे, स्टैब्लिशिंग कर रहे थे ट्राइबल आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी अटेम्प्ट्स को। और उसके बाद था राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उभरे असंतोष एवं आंदोलन। ये बहुत ज़रूरी था। कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आ गई तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष आ गया, उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं मेरा एक्सप्लॉयटेशन होगा, और उन्होंने इसके विरुद्ध जो है अपना असंतोष दिखाया और आंदोलन भी किया। तो मोटे तौर पे अगर देखें तो जनजातीय विकास की प्रमुख चुनौतियां थी कि उनके पास अलाभकर ज़मीनें होती थी जिन पर उनकी पैदावार कम होती थी, और इसके कारण क्या होता था, वो सदैव क्या होता था, कर्ज से डूबे रहते थे।
और जनसंख्या का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही उनको व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मिलता था। और आदिवासी क्षेत्रों में ज़मीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो कानून के ज़रिए क्या हुआ था, गैर आदिवासियों को दे दिया गया था। और जिससे क्या हुआ कि आदिवासी या कहना चाहिए जनजाति जो थे वो जंगलों का उपयोग करने और उनके जानवरों का शिकार करने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र थे। जंगल क्या था, उनके लिए केवल मकान बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे, बल्कि उनमें ईंधन या बीमारी को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी, वो सारी चीज़ें भी वो जंगलों से ही प्राप्त करते थे। और उनका धर्म उन्हें विश्वास दिलाता था कि उनकी कई आत्माएं यानी वन देवता है, वन देवी है, पेड़ों और जंगलों में रहती है, इसलिए लोक गाथा या आत्माओं के संबंध में उनका बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। इस प्रकार से वन के प्रति उनकी कहना चाहिए भौतिक और भावनात्मक लगाव के कारण आदिवासियों ने सरकार द्वारा उनके पारंपरिक अधिकारों पर लगाए गए अंकुशों पर गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो इस तरह से देखा जाए तो जनजातीय विकास कार्यक्रमों में आदिवासियों के आर्थिक स्तर को उठाने के लिए बहुत अधिक सहायता नहीं की गई है। और अंग्रेज़ों की नीति ने आदिवासियों को कई तरह से शोषण किया। उनके ज़मींदार, भूमि स्वामी या साहूकार या जंगल के ठेकेदार या आबकारी या राजस्व के द्वारा या पुलिस अधिकारियों, इन लोगों का सबका पक्ष लिया। इस तरह से बैंकिंग सुविधा देखें तो आदिवासी क्षेत्र में बहुत कम थी और आदिवासियों को मेनली किसका, साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इसलिए क्या होता था कि कृषि ऋण लेना या राहत कानून बनाए जाने जैसे कुछ भी नहीं था और उन्हें गिरवी रखी हुई ज़मीन जो है वो ही मिल पाती थी। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में जनजातीय विकास के लिए संवैधानिक क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो भारत की संविधान की धारा 46 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य जो है कमजोर समूहों और विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, उनके शैक्षणिक या आर्थिक हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के संरक्षण प्रदान करेगा। इसी तरह धारा 146 के अंतर्गत जनजातीय हितों की देखभाल हेतु कुछ राज्यों में पृथक मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान बनाया गया और धारा 244 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन ने धारा 275 के अंतर्गत केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को विशेष आर्थिक अनुदान का प्रावधान बनाया है। धारा 330A और 332 और 334 के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा व विधानसभा में प्रतिनिधि हेतु विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। धारा 335 के आधार पर उन्हें सरकारी सेवाओं एवं पदों पर आरक्षण दिया गया है। धारा 339 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों एवं 342 के अंतर्गत ये प्रावधान बनाया गया कि संबद्ध राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर राष्ट्रपति किसी विशेष क्षेत्र को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करके विशेष कल्याणकारी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह धारा 275 के माध्यम से जनजातीय समूहों के कल्याण एवं विकास हेतु आर्थिक अनुदान की सुरक्षा प्रदान की गई है। इन संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त विविध संवैधानिक आयोग और समितियों का गठन किया गया, जिसमें जनजातीय समस्या एवं विकास के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 1959-60 में वेरियर एल्विन के नेतृत्व में बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखंड समिति, फिर यूएन डेवर के नेतृत्व में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातीय आयोग 1960-61 में हुआ। फिर उसके बाद हरि सिंह के नेतृत्व में जंगली क्षेत्रों में जनजातीय अर्थव्यवस्था समिति 1965-67 की स्थापना की गई। पी शीलू के नेतृत्व में 1966 से 69 की अवधि में एक अध्ययन दल ने जनजातीय विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत किया था। 1950 की अवधि से ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमिश्नर जो हैं प्रति वर्ष संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते आ रहे हैं, जिसे संबद्ध संसदीय समिति द्वारा अवलोकन किया जाता है, उनका आकलन किया जाता है और उसके अनुरूप ही जनजातीय विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है।
आज हम लोग ने चर्चा की जनजातीय विकास के उपागम, उनके विभिन्न मुद्दे और चुनौतियों पर, और अगले वीडियो में हम लोग जनजातियों के विकास हेतु क्या क्या संवैधानिक प्रयास हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।